राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जैसा पद मिला। भारतीय जनता युवा मोर्चा की मध्य प्रदेश इकाई का पहला अध्यक्ष बनने का गौरव भी इस शख्स को हासिल हुआ। पहली बार जब वह विधायक बने तो उत्कृष्ट विधायकों में भी शुमार हो गए। मंत्री बने तो अपनी प्रशासनिक दक्षता की छाप भी छोड़ने में कामयाब रहे। लेकिन इसके बावजूद भी कम उम्र में बहुत कुछ हासिल करने वाले अजय विश्नोई जब उम्र और अनुभव के एक ठीक ठाक मुकाम पर पहुंचे तो उस मुकाम पर दिखाई नहीं दिए जिस मुकाम पर देखने की संभावनाएं लोग उनके संदर्भ में आंकते थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे राजनीति में उनका कद घटता चला गया। आज वह उलझे हुए दिखाई देते हैं, फंसे हुए दिखाई देते हैं। 50 साल से राजनीति में सक्रिय मध्य प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता अजय विश्नोई नवगठित भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार में कहीं दिखाई नहीं देते हैं। वह सदन में एक सामान्य विधायक मात्र के तौर पर मौजूद है और इसीलिए अपनी बेबसी को ट्वीट के माध्यम से व्यक्त करते रहते हैं, अलग अलग मैसेज के माध्यम से अपना आक्रोश जाहिर करते हैं। लेकिन क्या इन सब तरीकों के माध्यम से वह उस चक्रव्यूह को भेद पाने में कामयाब होंगे जो उनके संदर्भ में रचा गया है? दिख रहा है कि वह कहीं ना कहीं उलझ गए हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे अजय विश्नोई की शख्सियत को और समझने की कोशिश करेंगे उनके इर्द गिर्द रचे गए चक्रव्यूह को, जिसे तोड़ पाने में वह पिछले 2 दशक से नाकाम से नजर आ रहे हैं। हमारे साथ उनकी इस उलझन को व्यक्त करने के लिए, सुलझाने के लिए कई खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं अजय विश्नोई की शख्सियत पर केंद्रित हमारी एक खास रिपोर्ट जो हमारे मध्य प्रदेश के ब्यूरो प्रमुख अजय त्रिपाठी के द्वारा खास तौर पर तैयार की गई। देखिए एक बार इस रिपोर्ट को। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो साहिबे मनसद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं कोई जाती मकान थोड़ी है। सियासत में अपने हुनर, हिम्मत और हौसले के दम पर हैसियत बनाने वाले अजय विश्नोई कुछ इसी अंदाज में काम करते हैं। शायद यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं का संगठन में नेतृत्व करने वाले अजय विश्नोई आज अपने इन समकालीनों से पीछे रह गए हैं। इसका एक बड़ा कारण शायद यही है कि उनकी साफगोई, बेबाकी और तल्ख मिजाजी साहबान को पसंद नहीं आती है और अजय विश्नोई हैं कि वक्त के साथ बदलने की ईमानदाराना कोशिश नहीं कर पाते हैं। विश्नोई ने राजनीति का ककहरा तब सीख लिया था जब उनके समकालीन कई नेता ये सीखने के लिए ठौर तलाश रहे थे। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर का यह छात्र नेता 1975 में इतने दबंग छवि बना चुका था कि इमरजेंसी लगते ही बड़े नेताओं के साथ उन्हें भी जेल में ठूंस दिया गया। इसके चलते वे कद्दावर नेता हो गए। आपातकाल के बाद जनता पार्टी बनी तो उन्होंने 1977 में अलग से जनता युवा मोर्चा बना लिया। जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो उनका मोर्चा भारतीय जनता युवा मोर्चा का हिस्सा बन गया। अजय विश्नोई पहली बार में ही राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बन गए। उसके बाद उन्हें 1982 में इसका प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। वर्तमान में भाजपा के अजय योद्धा और प्रदेश के चौथी बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भाजपा की राजनीति में एंट्री अजय विश्नोई की अगुवाई में ही हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए काम करने वाले शिवराज सिंह चौहान का संगठन के अंदर विवाद हो गया। इसके चलते वो सब कुछ छोड़कर अपने घर रवाना हो गए। ऐसे में संघ के कद्दावर नेता मेघराज जैन उन्हें लेकर अजय विश्नोई के पास आए और शिवराज सिंह को जुझारू युवक बताते हुए अजय विश्नोई से उन्हें अपने साथ काम पर लगाने को कहा। अजय विश्नोई ने शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता युवा मोर्चा में न सिर्फ शामिल किया बल्कि उन्हें प्रदेश मंत्री जैसे पद से भी नवाजा। विश्नोई अपनी दमदारी के साथ भाजयुमो के सिरमौर बन गए। उनकी अगुवाई में नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, कैलाश विजयवर्गीय जैसे आज के कद्दावर नेता भी शामिल थे। प्रहलाद पटेल जब सिवनी से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े तब विश्नोई उनके रणनीतिकार थे। कम उम्र में इतनी उपलब्धि हासिल करने वाले अजय विश्नोई वक्त के साथ कदम ताल करना नहीं सीख पाए, इसलिए अपने समकालीनों से पिछड़ते चले गए। अजय विश्नोई को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ भविष्य के बारे में अगर उन्हें सतर्क रहना, सजग रहना है, कुछ अपने आप को पुनः स्थापित करना है तो आज के हिसाब से आगे बढ़ना होगा, ना कि कल वो क्या थे, कहां थे, ये सोचकर आगे बढ़ेंगे तो शायद कभी वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अजय विश्नोई को पहली बार 1984 में जबलपुर मध्य सीट से विधानसभा का टिकट देना तय हुआ। उन्होंने संगठन में और काम करने की इच्छा जताते हुए चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इस पर टिकट ओंकार तिवारी की झोली में चला गया।
अजय विश्नोई ने तिवारी की छवि गुंडों वाली बताते हुए टिकट का विरोध किया, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। इस पर उन्होंने संगठन के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और नेपथ्य में चले गए। वे करीब 6 साल बाद 1990 में सक्रिय हुए। सिर्फ ओंकार तिवारी ही नहीं, बल्कि जबलपुर के ईश्वर दास रोहाणी, शरद जैन, राकेश सिंह आदि पार्टी नेताओं से भी विश्नोई की कभी नहीं बनी। इसलिए जब पहली बार 1993 में उन्हें विधानसभा के चुनाव मैदान में उतारना तय हुआ तो सभी विरोध में आ गए। इसके चलते जबलपुर मध्य से टिकट के उनके आवेदन को नकार कर मझौली से मैदान में उतारा गया, जहां वे सिर्फ 339 वोटों से चुनाव हार गए। साजिश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके पक्ष में डाले गए करीब 1100 मतों पर जय श्री राम लिखा था। सभी वोट रद्द हो गए। विश्नोई की हार में इन रद्द वोटों की बड़ी भूमिका हो गई। वे 1998 में जब पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंचे तो अपनी नॉलेज और शानदार प्रस्तुति के दम पर बहुत जल्द उत्कृष्ट विधायकों में गिने जाने लगे। इसके बावजूद जब 2003 में वे दूसरी बार विधायक बने और भाजपा की सरकार बनी तो उनके कई समकालीन मंत्री बन गए, लेकिन अजय विश्नोई हाशिए पर कर दिए गए। मुख्यमंत्री के पद से उमा भारती की विदाई हुई और बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने तो अजय विश्नोई को राज्य मंत्री बनाना तय हुआ। विश्नोई ने उस समय के प्रदेश अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान के पास जाकर राज्य मंत्री बनने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में हाईकमान का निर्देश हुआ तो उन्हें राज्य मंत्री के पद से ही संतोष करना पड़ा। साल 2005 के अंत में गौर की विदाई के बाद शिवराज सिंह चौहान सीएम बने, तब जाकर अजय विश्नोई कैबिनेट मंत्री बन पाए। लेकिन पुरानी दोस्ती बहुत काम नहीं आई। साल 2007 में जब अजय विश्नोई के छोटे भाई के यहाँ आयकर का सर्वे हुआ तो इसे अजय विश्नोई के यहाँ छापे के रूप में खूब प्रचारित किया गया। परिणाम अजय विश्नोई का इस्तीफा हो गया। परेशान विश्नोई ने एक दिन आयकर के 49 ऑर्डर विधानसभा के पटल पर रखे, जिनमें तमाम जांचों के बाद उनको और उनके परिवार को क्लीन चिट मिली थी, लेकिन वे फिर मंत्री नहीं बनाए गए। वे 2008 का चुनाव फिर जीत कर आए, लेकिन करीब 1 साल तक शिवराज कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन पाए। मंत्री बने तो भी उन्हें पशुपालन और नवकरणीय ऊर्जा जैसे कम महत्व वाले विभाग दिए गए। अजय विश्नोई की अपने समकालीन नेताओं से अदावत बढ़ती ही जा रही थी। उस समय के स्पीकर ईश्वर दास रोहाणी का विरोध खुल्लम खुल्ला दिखाई पड़ता था, लेकिन कभी बड़े नेताओं ने अजय विश्नोई का साथ देने की कोशिश नहीं की। इसके पीछे बड़ा कारण यही था कि अजय विश्नोई के अंदर झुकने वाला भाव कभी नहीं आ पाया। इसलिए वे 2013 का चुनाव हारे और 2018 में जीत के बावजूद मंत्री नहीं बनाए गए। ये जो वरिष्ठता और कनिष्ठता राजनीति में कोई मायने तो रखती नहीं है, लेकिन जब ये भाव होता है कि मुझसे जूनियर चीफ मिनिस्टर है और तो मैं उसी तरह से यदि व्यवहार रखूंगा, एक पार्टी में हम एक वरिष्ठ हैं, वरिष्ठता हमारी है, और जो पद पर किसी महत्वपूर्ण पद पर कोई व्यक्ति बैठा है तो हम उसको पद के अनुसार यदि मान सम्मान नहीं देंगे तो कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको किनारे करना शुरू कर देते हैं। तो शायद अजय विश्नोई के साथ भी यही हुआ। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अजय विश्नोई सिर्फ महाकौशल के नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के विजनरी भाजपा नेताओं में गिने जाते हैं। इसके बावजूद वे हाशिए पर हो जाते हैं, वे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, सबके विरोधी बन जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वे वक्त के साथ सियासत के दांवपेच नहीं सीख पाए हैं। अजय त्रिपाठी, INS 24/7, भोपाल। तो ये अजय विश्नोई की शख्सियत है। जिस व्यक्ति के पास एक दृष्टि है, दृष्टिकोण है, अनुभव है, तजुर्बा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास वो स्थान नहीं है जिसके संदर्भ में सामान्य तौर पर माना जाता है कि उनके पास वो स्थान होना चाहिए। क्यों नहीं है, कहाँ उलझ गए अजय विश्नोई, इसी पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर हितेश वाजपेयी खास तौर पर जुड़े हैं। हमारे साथ विनय सक्सेना जी हैं, कांग्रेस विधायक है, जबलपुर से हैं, उसी महाकौशल से हैं जो आजकल फड़फड़ाता है, ऐसा अजय विश्नोई के द्वारा हमें बताया जाता है। चैतन्य भट्ट जी है, महाकौशल की पत्रकारिता जगत के महत्वपूर्ण स्तंभ है। अजय विश्नोई कहां से कहां तक पहुंचे हैं, इसे चैतन्य भट्ट जी ने बड़ी नजदीकी से देखा है। उनका अनुभव निश्चित तौर पर हमें किसी गुत्थी को सुलझाने में मददगार रहेगा। और हमारे साथ अजय त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं जो इन्होंने इस पूरे मसले को बड़ी नजदीकी से देखा है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का संगठन, कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित, कार्यकर्ता संगठन के लिए समर्पित। तो अजय विश्नोई, जिन्हें उनके विरोधी भी नेता के तौर पर देखते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी महज कार्यकर्ता बनाकर सीमित क्यों कर देना चाहती है?
इस गुत्थी को सुलझाने के लिए शायद हितेश वाजपेयी कुछ रोशनी डाल पाए। जी हितेश जी, आप ही बताएं, अजय बिश्नोई जिस जगह पर हैं उसी के लायक हैं, ठीक ही जगह पर बिठा रखा है, या कुछ अत्याचार उनके साथ हो रहा है, ऐसा हितेश वाजपेयी भी महसूस कर पा रहे हैं? मुझे लगता है हिमांशु जी, राजनीति का जो क्षेत्र होता है जी वो बेहद संभावनाओं से भरा होता है जी और साथ ही साथ अनिश्चितता से भरा हुआ भी होता है। जी और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दो और दो चार होते हैं। जी और ऐसा भी नहीं है कि आपके जो योग्यता है या आपकी जो वरीयता है उसको सम्मान नहीं मिलता। आपके पूरे पैकेज में मैंने ध्यान से भी देखा, और अजय बिश्नोई जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जी कई बार मंत्री रहे हैं, लंबे समय से विधायक हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, आंदोलनों को लीड किया है, साथ साथ बहुत सारे सरकार में रहते हुए अभियानों को भी लीड किया है। जी और जहां तक मुझे ध्यान है, मैं जब डॉक्टर सेल का प्रदेश संयोजक हुआ करता था, उस समय वो चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे, और हम लोगों ने मिलके उन्हीं के माध्यम से संविदा शिक्षक वर्ग एक बड़ी व्यवस्था थी, लगभग जैसा मुझे ध्यान आ रहा है 442 ऐसे चिकित्सक थे जो मेडिकल कॉलेजेस में शिक्षा देते थे। जी मुझे आज भी ध्यान है, जब हम पहली बार उनसे बैठे थे तो वो खुद ही अतप्रत थे कि ऐसी कैसी व्यवस्था कांग्रेस के समय में चल रही थी, जी जब मेडिकल कॉलेज के टीचर्स ही यदि सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तो क्या समाधान निकल सकता है। तो फिर हम लोगों ने सबने बैठ के, और बहुत अच्छे से उन्होंने इस विषयों को समझा। जी माननीय कप्तान सिंह जी भी उसमें उस समय महामंत्री संगठन के नाते रुचि लेते थे, एंड दैट वाज द गोल्डन पीरियड। मतलब मैं आपके बात से सहमत हूँ। जी और हमने फिर ऑटोनोमस में उसको नियमितीकरण कराया। ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने हैं जो मैं उनके जीवन के राजनीतिक निर्णय क्षमताओं के दे सकता हूँ। जी लेकिन मुझे आपकी अपेक्षाएं नहीं पता है, तो जी इसमें हम अब भाई दो तीन लोगों की तुलना कैसे कर सकते हैं। राजनीति में तुलनाएं नहीं हुआ करती है, बहुत कठिन काम होता है। जैसे आप राहुल गांधी की तुलना कमलनाथ जी से या कमलनाथ जी की तुलना दिग्विजय सिंह जी से कैसे कर सकते हैं। मैं रोकता हूं तो हितेश जी, स्वाभाविक आपको मेरी अपेक्षाओं के साथ कोई सरोकार रखना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिन अजय बिश्नोई के संदर्भ में आप भी इत्तेफाक रख रहे हैं, बड़े योग्य हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत प्रभावी हैं, उनकी अपेक्षाओं के प्रति तो कोई संवेदनशीलता रहेगी पार्टी की और डॉक्टर हितेश वाजपेयी की। उन अजय बिश्नोई के दर्द हैं, ट्वीट की शक्ल में अलग अलग समय पर व्यक्त होते हैं। उन्होंने ट्वीट किया 4 जनवरी 2021, महाकौशल अब उड़ नहीं सकता, फड़फड़ा सकता है। मध्य प्रदेश में सरकार का पूर्ण विस्तार हो गया है। ग्वालियर, चंबल, भोपाल, मालवा क्षेत्र का हर दूसरा भाजपा विधायक मंत्री है। सागर, शहडोल संभाग का हर तीसरा भाजपा विधायक मंत्री है। अब आपसे जानना है हितेश जी, महाकौशल अब उड़ नहीं सकता, फड़फड़ा सकता है, यह फड़फड़ाहट महाकौशल की है या अजय बिश्नोई की? क्या कहेंगे हितेश जी? देखिए हिमांशु जी, मैं तो पहले से आपसे कह रहा हूं, यदि आपकी बातों से सरोकार नहीं होता तो आपके साथ में इस डिस्कशन पे क्यों आता। जी तो आप ये आरोप मुझ पर मत लगाइए कि मैं आपकी अपेक्षाओं से कोई सरोकार नहीं रखता हूं या रखना चाहता हूं। जी तो मुझे लगता है पहले तो मैं इस आरोप को खारिज करता हूं। जी आपने दूसरी कहा था बात- आपकी अपेक्षा क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं कहा मेरी अपेक्षाएं छोड़िए, अपने नेता की तो चिंता कीजिए, अपने नेता, उस नेता के संदर्भ में जिसकी प्रशंसा आप ही कर रहे थे थोड़ी देर पहले। बहुत योग्य हैं, बहुत अच्छा अनुभव आपका रहा, बतौर मंत्री उन्होंने कमाल किया, और वो कमाल करने वाला मंत्री इस सरकार में महज विधायक के तौर पर हमें दिखता है। हितेश जी को अखरता है कि नहीं अखरता है? देखिए मुझे लगता है कि मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, मैंने ये कहा था कि आपकी अपेक्षाएं क्या, ये मुझे नहीं पता। जी और ये बात आज भी सच है। जी मतलब आप कार्यक्रम में कितना बोल पाते नहीं बोल पाते हैं, ये आपका विवेक है। जी पर वाकई में मुझे नहीं पता है, कभी अपनी चर्चा भी नहीं हुई, ना व्यक्तिगत हुई ना कार्यक्रम, क्योंकि बहुत व्यक्तिशय चर्चा है ये जी कि आप क्या चाहते हैं। जी तो ये मैंने बात भर करी, लेकिन आपका जो सात्विक सरोकार है सकारात्मक, उसमें मैं क्यों नहीं साथ दूंगा। भाई मेरे नेता है, उनके अच्छे के लिए मैं क्यों नहीं सोचूंगा। तो क्या ऐसा सोचते हैं आप, संभव नहीं क्यों है। अजय बिश्नोई जिस जगह पर हैं उसी जगह पर रहने के हकदार हैं, या उनके साथ हो रहा अत्याचार है? सर कौन सा अत्याचार, आप बताइए ना। मतलब कहाँ क्या लगता है, क्या उनके साथ कौन सा है? अत्याचार है, ये हितेश वाजपेयी जी का कहना है। हमने तो सवाल उठाए हैं। विनय सक्सेना जी हमारे साथ में है, विरोधी दल से ताल्लुक रखते हैं, कांग्रेस पार्टी के सम्मानीय विधायक हैं। अजय बिश्नोई जी को राजनीति में सक्रिय रहते हुए, बढ़ते हुए, घटते हुए लगातार देख रहे हैं। विनय जी आप ही बताएं, अजय बिश्नोई भले ही दूसरे दल में है, पर आज जिस हैसियत में है, आपको इसे देख के आनंद आता है, कष्ट होता है, या निरपेक्ष भाव से आप देखते रहते हैं जो होता है होने दीजिए? देखिए आपने
आदरणीय हिमांशु जी, आदरणीय डॉक्टर हितेश जी और चेतन भट्ट जी, मैं तो आप तीनों को प्रणाम कर लूं पहले जी। और एक महत्वपूर्ण बात मेरे को जो समझ में आ रही जी। अगर मैं ये कहूंगा कि ये भाजपा के बारे में कुछ कहूंगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि हमारे मामला आंतरिक मामला है, आप क्यों कह रहे हो विनय भाई जी। तो मैं जो मुद्दे की बात है उस पर आता हूं। जी। महाकौशल कांग्रेस की जब 15 महीने की सरकार बनी जी। तो महाकौशल को एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान मिला जी। कि महाकौशल का मुख्यमंत्री, जी। महाकौशल का विधानसभा अध्यक्ष, महाकौशल का उपाध्यक्ष विधानसभा हिना कांवरे जी, एनपी प्रजापति जी, साथ ही साथ मंत्री के रूप में एक लंबी फौज। जी। जबलपुर शहर को ही अकेले 2-2 मंत्री मिले जी। जो इसके पहले कभी किसी सरकार और शासन में नहीं हुआ। जी। अजय विश्नोई जी के बारे में बात करूं तो एक बहुत ही अच्छे आदमी है, परिपक्व आदमी है, अनुभवी है और साथ ही साथ सरकार चलाने का अनुभव के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से उनको हम लोग सब जबलपुर के लोग पसंद करते हैं। जी। राजनीतिक विचारधारा अपनी अपनी हो सकती है, रास्ते अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन किसी की अच्छाई को अच्छाई कहना ये एक अच्छे इंसान का गुण होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। राजनीतिक विरोधी हम लोग हो सकते हैं जी। लेकिन जब कभी भी आप उनसे मिले तो एक उनमें शालीनता है, सहजता है, सुलभता है। और अगर मुझको कोई पीड़ा है जी। जिसपे डॉक्टर हितेश वाजपेयी को आपत्ति नहीं होगी मेरे ख्याल से, जी। क्योंकि जैसे भी अजय विश्नोई जी कहूंगा तो कहेंगे हमारा आंतरिक मामला है जी। लेकिन मेरा ये कहना है महाकौशल के साथ जो खिलवाड़, महाकौशल का जो उपेक्षा, महाकौशल के साथ जो भेदभाव और महाकौशल के साथ जो एक दोयम दर्जे का व्यवहार जी किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिससे विकास के द्वार बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। ये जो उन्होंने ट्वीट किया है मैं उससे सहमत हूं कि महाकौशल अब फड़फड़ाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अभी वर्तमान में आप बजट देखिए जी। अभी वर्तमान में आदरणीय जो हमारे गोपाल भार्गव जी हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री जी, उनके यहाँ पे 24 सड़कें 12 आरओबी जी, मतलब टोटल में से 25% हिस्सा तो मध्य प्रदेश का वही ले गए। तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव दिखने लगा है जी। विंध्य में। जैसे ही आप देखिए विंध्य के लोगों ने दबाव बनाया तो उसमें गिरीश गौतम जी जब बने विधानसभा अध्यक्ष तो जिस समय वो गद्दी पे आसंदी पे रहे तो जो मुद्दे विंध्य के उठे उस पर उन्होंने अपने तरफ से भी कुछ ना कुछ नई बात जोड़ी कि वाकई में सड़क बहुत खराब है, इसको तो बनना चाहिए। क्योंकि मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं पद का फर्क पड़ता है। जब कोई व्यक्ति जिम्मेदारी वाले पद पे, अहम पद पे बैठता है तो वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए रास्ते खोलता है और महाकौशल के लिए ऐसे रास्ते अभी कहीं दिख नहीं रहे और महाकौशल के लिए कोई विशेष पैकेज भी नहीं है। जबलपुर में मेडिकल कॉलेज को आप देखिए, विश्वविद्यालय बनाए हुए 10 साल हो रहे हैं, आज वहां प्रोफेसर के पद भरे नहीं गए, बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत सारे उदाहरण के तौर पे अधूरे काम हैं जो आज भी वहां पे जबलपुर शहर को तकलीफ देते हैं। विनय जी, मैं एक सवाल करता हूं आपसे बीच में रोकते हुए, क्या आपको ऐसा लगता है कि अजय विश्नोई में जो संभावनाएं हैं, अजय विश्नोई की जो काबिलियत है और अजय विश्नोई का जो बेबाक स्वभाव है, इसका नुकसान अजय विश्नोई के साथ साथ महाकौशल को भी उठाना पड़ रहा है? क्योंकि अजय विश्नोई जैसा शख्स मौजूद है तो किसी और को मंत्री बना नहीं सकते और अजय विश्नोई को बनाना पार्टी के लोगों को बहुत जोखिम भरा लगता है कि ऐसा काबिल शख्स, ऐसा अनुभवी शख्स अगर महत्वपूर्ण जगह पर रहेगा तो कहीं हमारे लिए खतरा ना बन जाए। क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी भी अजय विश्नोई लेकर आए थे। तो आपसे ये सवाल है कि अजय विश्नोई का काबिल होना, अनुभवी होना महाकौशल के लिए भारी पड़ रहा है और अजय विश्नोई के लिए भारी पड़ रहा है भाजपा की अंदरूनी सियासत में? हितेश वाजपेयी की चिंता किए बगैर ही अपनी टिप्पणी कर दी। हितेश वाजपेयी जी को जो कहना हो वो तो कह ही लेंगे, उनका लिहाज करते हुए आप खरी खरी कहने से क्यों बचे? वाजपेयी को जो कुछ कहना है, देखिए मेरी बात सुनिए, जैसा वाजपेयी जी कहना चाहे कहें, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बड़े खुल के बात करता हूं, बहुत कुछ मैं दबाव में कभी किसी बात को महसूस भी नहीं करता। मेरे बारे में भी जो मुझे लोग आप जानते होंगे अच्छे से, मेरे को जानते हैं। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अजय विश्नोई जी बेबाक अगर हैं जी, साफ बात कह लेते, साफ कोई बात करते जी, और भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारे यहाँ वास्तविक रूप से लोकतंत्र है, हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है, हमारे यहाँ कोई दबाव नहीं है जी, तो कहीं ना कहीं पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने आप कटघरे में आती जी। यहां वो कहते कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में लोग गुटों में बटे हैं, कांग्रेस में कुछ चंद नेता हैं जो पूरे प्रदेश को और देश को चलाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी में और फिर कांग्रेस में जैसा ही आरोप लगाते, हम लोग तो नहीं महसूस करते कांग्रेस में ऐसा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अंतर क्या बचा? चंबल को आपने महाकौशल के सिर पे बैठा दिया, आपने बुंदेलखंड को हमारे सिर पे बैठा दिया,
जी। हमारा महाकौशल कहां जाएगा, मेरी वास्तविक चिंता यह है। और अजय विश्नोई जैसा कद्दावर नेता अगर पद पे आता तो मेरा मानना है कि जबलपुर शहर हो, महाकौशल हो, उसके बारे में कोई सोचने वाला व्यक्ति उस मंत्रिमंडल में होता जिस कैबिनेट में आज महाकौशल का कोई भी इंसान। भारतीय जनता पार्टी ने इस लायक नहीं समझा जी कि जिसको वो हमारे कैबिनेट में लाते या राज्य मंत्री बना लेते। ऐसा एक भी व्यक्तित्व और एक चेहरा भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस लायक नहीं समझा। तो विनय सक्सेना जी को इस बात में बड़ी नाराजगी है कि महाकौशल के साथ में भाजपा की सरकार बनने के बाद जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, जो अपेक्षा हो रही है, वो उन्हें बेहद खल रही है। अजय विश्नोई को स्थान नहीं है, वो तो है ही उनके अनुसार गलत काम, लेकिन उससे भी ज्यादा पीड़ा विनय सक्सेना जी को इस बात के संदर्भ में है कि कांग्रेस की सरकार का जाना महाकौशल का बहुत भारी पड़ रहा है। कहां महाकौशल का एकदम डंका बज रहा था मध्य प्रदेश में और कहां महाकौशल का पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन चैतन्य भट्ट जी मेरे साथ में हैं। चैतन्य जी, अजय विश्नोई काबिल शख्स हैं, अनुभवी शख्स हैं, बेबाक बयानबाजी करते हैं, इसी के कारण से इतनी मुश्किल में रहते हैं या इसके इतर उनकी कार्यप्रणाली में कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ है कि एक समय पे जब अजय विश्नोई को बड़ी संभावना के तौर पर देखा जाता था, पिछले 2 दशक से उन्हें कोई संभावना के साथ देखा नहीं जाता। उनसे कनिष्ठ प्रहलाद पटेल आज केंद्र में मंत्री हैं, कई बार के सांसद हैं। राकेश सिंह को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाना मंजूर कर लिया, लेकिन अजय विश्नोई के संदर्भ में कभी विचार तक किया गया हो ऐसा सुना ही नहीं दिया। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर देश की शोभा बढ़ा रहे हैं, पर अजय विश्नोई जो किसी समय उनके नेता हुआ करते थे, उनका संगठन में अता पता नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर अजय विश्नोई को भाई साहब करते हुए हमने कई बार सुना, लेकिन वही अजय विश्नोई कहां है और नरेंद्र सिंह तोमर कहां है? क्यों रह गए अजय विश्नोई जबलपुर में ही? देखिए हिमांशु जी, राजनीति में विद्रोही तेवर ज्यादा दिनों तक काम नहीं करते जी। अजय विश्नोई बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पे रहे, मंत्री रहे हैं, 15 साल से विधायक हैं। लेकिन जिस तरह की तलखी उन्होंने अभी प्रस्तुत की है जब शिवराज सिंह जी का मंत्रिमंडल बना था जी, तो उससे लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो हाईकमान है वो उनसे नाराज है। जी। ये बात अलग है कि चूंकि सिंधिया ग्रुप के लोगों द्वारा ही भाजपा को पहले सत्तासीन किया गया था, तो ये जाहिर सी बात है कि उनके लोगों को पहले मंत्री बनाया जाना ज्यादा जरूरी था और ये उनकी मजबूरी भी थी, अनुबंध भी था जो कहा जाता है। तो निश्चित तौर पे उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंत्री बनने की काबिलियत रखते थे लेकिन नहीं बन पाए, और उसके पीछे कारण वही था कि पहले उनको जो बाहर से आयातित लोग हैं उनको पहले एडजस्ट करना था। जाहिर सी बात है कि ऐसे बहुत से मंत्री थे जो मंत्री नहीं बन पाए, जो पहले वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की कोई बहुत ज्यादा सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं की। जबकि अजय विश्नोई ने सार्वजनिक रूप से उन्होंने मुखर होकर इस बात को कहा कि विंद और महाकौशल के साथ उपेक्षा हो रही और महाकौशल और विंद फड़फड़ा पाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक अनुशासित पार्टी को ये लगता है कि हमारा इतना बड़ा सीनियर लीडर अगर सार्वजनिक मंच पे ट्वीट के माध्यम से अगर इस तरह की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये उनको खलती है ये बात। तो मुझे लगता है कि ज्यादा मुखर होना भी आज की राजनीति में, वर्तमान राजनीति में कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। अजय विश्नोई के साथ ये निश्चित तौर पे प्रॉब्लम है कि वो मुखर हो जाते हैं, अपनी बात कहने का साहस रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने जो ट्वीट किए उससे महाकौशल को काफी उनके पक्ष में भी लोग खड़े हुए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में जो गुटबाजी है उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा अजय विश्नोई को भोगना पड़ता है। अजय विश्नोई के खिलाफ सांसद भी रहे हैं, ऐसा कहा जाता है, ईश्वरदास रुहानी से भी उनकी नहीं बनती थी। तो जो महाकौशल में एकता होना चाहिए आपकी महाकौशल की आवाज बनने के लिए, वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखती है। और इसके कारण अभी तो ये भी चर्चा थी कि लोगों ने ये कहा कि आप किसी को भी मंत्री मत बनाओ लेकिन अजय विश्नोई को मंत्री मत बनाओ, ये भी चर्चाएं थी। तो अंदर खाने में इस तरह की बातें चैतन्य जी, आपसे चर्चाओं पर बात नहीं हो रही है, आपसे निष्कर्ष पर बात हो रही है, क्योंकि आप जागरूक पत्रकार हैं। आपसे जानने में दिलचस्पी, जो अजय विश्नोई एक समय भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, जितनी वरिष्ठता उनके पास है, तो क्या ऐसा उनके व्यक्तित्व में रहा, क्या उनकी ऐसी कार्यप्रणाली रही कि वह महाकौशल के सर्वमान्य नेता नहीं बन पाए? उनके समकालीन उनसे बड़े कद पर दिखाई देते हैं। वो मैं बता रहा हूं ना कि चूंकि राजनीति, आज की राजनीति में इस तरह की मुखरता नहीं चलती। अच्छा, दूसरी एक बात यह है कि शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने में अजय विश्नोई की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने दिल्ली में जाके बहुत जबरदस्त लॉबिंग की।
तो कहीं ना कहीं ये चीज भी उनके मन में है कि यार मुझसे जूनियर जिसको मैंने मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतनी लॉबिंग की और उसके मंत्रिमंडल में मुझे स्थान नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी लगती है कि मुझसे जूनियर जो व्यक्ति है, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, जैसे कि आपके पैकेज में बता, ये सारे उनके अगुवाई में काम करते थे, लेकिन आज वो बहुत ऊंची पद पे पहुंच गए हैं। तो वो एक ट्वीट कहीं ना कहीं एक भड़ास के रूप में भी निकलती है, और जिसका आपने उदाहरण देखा होगा कि उन्होंने जिस तरह के ट्वीट किए हैं वो मुझे लगता है कि पार्टी को पसंद नहीं आए हैं, और यही कारण है कि वो बहुत ज्यादा मुखरता। अब ये बात अलग है कि उनको ये लगता है कि वो उम्र के उस पड़ाव पे है कि अब बहुत ज्यादा राजनीति करना नहीं है, 65 साल की उम्र हो गई है, हो सकता है कि अगली बार वो चुनाव भी न लड़े, तो इसलिए भी उनको लगता है कि अपने मन की जो भी बात है वो हम पार्टी के सामने और जनता के सामने रखें। लेकिन इसका नुकसान निश्चित तौर पे उनको हो रहा है। दूसरी बात जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि गुटबाजी जबलपुर के महाकौशल में बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में, उसका भी खामियाजा अजय विश्नोई जैसे कद्दावर नेता को भोगना पड़ रहा है। तो ये एक और सवाल है मेरा आपसे, पार्टी के स्तर पर, पार्टी नेतृत्व के स्तर पर अजय विश्नोई खारिज हो रहे हैं, ये बात तो समझ में आ रही है, पर 2013 के चुनावों में अजय विश्नोई जनता के स्तर पर क्यों खारिज हुए थे? जो नेता जिसके संदर्भ में बोलते हैं कि बड़े विजनरी थे, जिस नेता के संदर्भ में कहते हैं कि वो प्रशासनिक रूप से बहुत दक्ष थे, जिस नेता के संदर्भ में कहते हैं कि जनता के सरोकारों से बहुत जुड़े हुए थे, पर उसी जनता ने लगातार मंत्री रहने के बाद भी अजय विश्नोई को 2013 के चुनावों में क्यों खारिज कर दिया? वो भी तब जब शिवराज और भाजपा की लहर बह रही थी मध्य प्रदेश में, पर अजय विश्नोई उस लहर में भी अपनी नैया पार नहीं लगा पाए थे। कहां चूक गए थे अजय विश्नोई? जिस समय भाजपा की लहर चल रही थी उस समय भी बहुत से कांग्रेसी जीते थे। एक नीलेश अवस्थी वहां पर जो विधायक इनके सामने खड़े हुए थे, कांग्रेस के लीडर थे, वो युवा थे, और लोगों को लगा कि एक परिवर्तन का दौर है, तो हम हो सकता है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो ज्यादा बेहतर काम कर सके। लेकिन उसके बाद देखिए कि आप नीलेश अवस्थी ने वहां बहुत काम किया, रात दिन वो लोगों के साथ रहते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे। लेकिन उसके बाद जब अजय विश्नोई फिर से उनके मुकाबले आए तो अजय विश्नोई जीत गए। तो जीत हार कोई ऐसा कोई बहुत जरा महत्वपूर्ण मुद्दा, जनता का मूड है, जनता जिसको चाहे गद्दी पे बैठा देती है, जिसको चाहे गद्दी से उतार देती है। लेकिन यह बात जरूर है कि पिछले 5 सालों तक वो अपने इलाके में नहीं गए थे, और जब उनको फिर वहां से टिकट मिली तो उन्होंने जाके बाकायदा सब लोगों से इस बात के लिए क्षमा भी मांगी कि मैं आपके बीच में 5 साल तक नहीं आया, लेकिन अब मैं फिर आपकी सेवा में आया हूं। तो उसका फायदा भी उनको मिला। प्रत्येक व्यक्ति से जाके उन्होंने लोगों से बातचीत की और अपनी क्षमा याचना भी की, तो उसका फायदा मिला, और नीलेश अवस्थी जैसे युवा कार्यकर्ता को उन्होंने फिर मात दे दी। चैतन्य जी, मैं अपने सवाल को फिर दोहराता हूं, जनता का मूड है, ये तो बड़ा सहज सा सवाल हो गया। चैतन्य भट्टे जैसे अनुभवी पत्रकार थे, इस जवाब की अपेक्षा के साथ अब कार्यक्रम में नहीं है। आपसे फिर दोहराता हूं, 4 साल लगातार मंत्री रहने के बाद अजय विश्नोई जैसा शख्स जो 1998 से लेकर 2008 तक 3 चुनाव लगातार जीता, वह मंत्री रहने के बाद 2013 के चुनाव में एक नए चेहरे से क्यों हार गया? क्या चैतन्य भट्ट उस कारण को तलाश कर पाए कि अजय विश्नोई के व्यवहार में, व्यक्तित्व में, तरीके में कुछ ऐसा परिवर्तन आया था जो जनता को खल गया? नहीं, देखिए, उसके पीछे एक कारण ये भी था कि वो चूंकि ग्रामीण इलाके में विधानसभा थी उनकी और वो शहर में रहते थे, तो उतना वक्त जो है अपने लोगों के बीच में वो नहीं दे पाते थे। दूसरा, थोड़ा सा व्यवहार तो मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा मुखर है, किसी भी व्यक्ति बात को खरे तौर पर कह देते। हो सकता है कि जनता को उस बात का बुरा लगा हो, लोग उनके पास आते थे, उनके लिए शहर में आना पड़ता था उनसे मिलने के लिए, जबकि जो कांग्रेस का प्रत्याशी था वो वहीं का स्थानीय व्यक्ति था, तो इसलिए वो सहज सुलभ था। तो एक ये भी प्रॉब्लम था लोगों को कि भाई वो आना पड़ता है, बंगले में जाना पड़ता है, उनसे मिलने के लिए समय लेना पड़ता है। तो एक ये स्थिति भी कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगी कि हमारे बीच का आदमी अगर यहाँ रहेगा तो हम उससे सहज सुलभ तरीके से अपनी बात कह सकते हैं, अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। मैं अब अजय त्रिपाठी जी आपके पास आता हूँ। आप भोपाल में बैठे हैं, पिछले 2 दशक की भाजपा को तो बड़ी नजदीकी से देखे हैं। अजय विश्नोई, जिसका एक समय में भाजपा में जबरदस्त सम्मान था, लगभग जितने भी बड़े नेता इस समय मध्य प्रदेश में बताए जाते हैं वो सब अजय विश्नोई को भाई साहब कहते हुए नजर आते थे। वो भाई साहब अचानक केवल जबलपुर शहर के अंदर क्यों सिमटा दिए गए? आप कारण खोज पाए क्या? मुझे लगता है हिमांशु जी की अजय विश्नोई को जो है नजदीक से काम करते देखा, उनकी व्यक्तिगत तौर पर तो अच्छी बात, लेकिन अगर सबसे खराब बात कि वो सियासत में अपनी रियासत बना लेते हैं जी। उनको जो विभाग दिया जाता है उसको रियासत बना लेते हैं। फिर रियासत मतलब राजा साहब जो कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर जो भाजपा का अपना कल्चर है कि संगठन महामंत्री जी से बात करनी है, अध्यक्ष जी को बताना है,
माननीय विधायक जी को बताना है, संभागीय संगठन मंत्री से चर्चा करनी है, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करनी है। तो अजय बिश्नोई को मैंने काम करते देखा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री के रूप में, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, उसके बाद वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे, नौकरणी ऊर्जा मंत्री रहे। तो जो उस छोटी सी सियासत में जो रियासत उनको मिली, उसको उन्होंने बिल्कुल मान लिया कि इसके बाद किसी से नहीं पूछना, मुझे काम करके दिखाना, बढ़िया काम करके दिखाना, उसको सब वॉच किया जा रहा है। तो उनकी जो माइनस मार्किंग हुई ना, उसका सबसे बड़ा कारण वही था कि वो ना तो फिर मुख्यमंत्री जी को पूछते थे, ना संगठन महामंत्री जी को, ना अध्यक्ष जी को। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा इसलिए जैसे ही मौका मिला 2007 में उनके इनकम टैक्स सर्वे वाला मामला जी, तो उन तुरंत चलता कर दिया गया। ये उनकी जो, और उसके बाद भी देखिए जब शिवराज सिंह दोबारा सिंह मंत्री बने तो उनको उन्होंने मांगा था कि ऊर्जा विभाग, बहुत ही ऊर्जा विभाग पे बहुत बोलते थे हाउस में, लेकिन ऊर्जा विभाग उनको नहीं दिया गया। उसके बाद सब जानते थे कि ऊर्जा विभाग मिलेगा तो ऐसा काम कर बैठेंगे कि एक नजीर बन जाएगी। उनको नौकरणी ऊर्जा दे दिया गया, उसमें भी उन्होंने सोलर प्लांट को उन्होंने हेलीकॉप्टर लेकर के कम से कम 5 किलोमीटर की यात्रा कर डाली जी। तो इस किसी से पूछे। उसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण में डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी समझ रहे होंगे कि अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड में नियुक्तियां हुई, मदरसा बोर्ड की नियुक्तियां हुई, किसी से नहीं पूछा गया। उन्होंने अपनी मर्जी से जिसको चाहा उसको बनाया। आरोप लगे तमाम, डॉक्टर जयदी थे, एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया, उसको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। अपनी मर्जी से अपने लोगों को बनाया, अपनी मर्जी से विभाग चलाया, अपनी मर्जी से योजनाएं चलाई। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन या किसी भी संगठन में जहां सियासत होती है, ऊपर कोई बैठा हुआ है तो नाराज तो करते। मुझे लग रहा है अजय बिश्नोई के संग जो सबसे बड़ा माइनस मार्किंग हुई वो यही हुई, और उसी का खामियाजा वो अभी भी भुगत रहे हैं। तो सियासत में अपनी रियासत बना लेने की जो उनकी प्रवृत्ति है वो उनको भारी पड़ गया। मैं एक बार फिर डॉक्टर हितेश वाजपेयी के पास में आता हूँ। हितेश जी, आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी पार्टी में तो परफॉर्मर होने को बड़ा जोर दिया जाता है, परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अजय बिश्नोई तो बेस्ट परफॉर्मर के तौर पर देखे जाते हैं। वो विभाग जिनको लूप लाइन के विभाग कहा जाता है उनमें भी वो परफॉर्म कर जाते हैं। पशुपालन जैसा महकमा उन्हें मिला, दुग्ध संघ अरसे से घाटे की संस्था, वो उसको भी लाभ में ले आते हैं। फिशरी लायबिलिटी बना हुआ था, वो उसे भी मुनाफे में ले आते हैं। नवकरणीय ऊर्जा सोलर के अंतर्गत वो इतने काम करके दिखाते हैं, पर इसके बावजूद भी पार्टी का भरोसा नहीं बन रहा। क्या करना चाहिए अजय बिश्नोई को? देखिए, मुझे लगता है हिमांशु जी, मैं फिर कहूंगा कि उनका पास्ट हम इतना ग्लोरियस सब लोग मानते हैं, पैनल में सभी लोग सहमत हैं। सारी मिनिस्ट्रीज का आपने भी जिक्र किया, त्रिपाठी जी ने भी किया, और हम सभी लोग इस बात को जानते हैं। 13 का चुनाव छोड़ के लगभग वो जीतते भी आए हैं। मेरे भी अपने अनुभव हैं। तो आप मान के चलिए भविष्य भी उनका बहुत अच्छा होगा। आप ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं कि उनका भविष्य चुनौतीपूर्ण है? मैं तो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आपने की। आप क्या मानते हैं कि उनका भविष्य चुनौतीपूर्ण है? चुनौतीपूर्ण के लिए उनके वर्तमान के तौर तरीके लगा रहे हैं कि भविष्य बहुत अच्छा हो नहीं सकता। उनका एक ट्वीट और साझा करता हूं आपसे। उन्होंने लिखा, महाकौशल के 13 भाजपा विधायकों में से एक को तथा रीवा संभाग में 18 भाजपा विधायकों में से एक को राज्य मंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। महाकौशल और विंध्य फड़फड़ा सकते हैं, उड़ नहीं सकते। महाकौशल और विंध्य को अब खुश रहना होगा, खुशामद करते रहना होगा। यह भाषा है अजय बिश्नोई की, खुशामद करते रहना होगा। कहां आ गई भाजपा? इतना अनुभवी राजनीतिक सार्वजनिक तौर पर ऐसा बयान देने के लिए मजबूर हो गया। क्या कहते हैं हितेश जी? नहीं, इसमें तो उन्होंने जो बातें कही है उसमें भाजपा को क्रिटिसाइज कहाँ किया है? ना ही उन्होंने कहीं ये बोला है कि भाई मुझे कुछ बना दो। ये तो उनका बड़प्पन है। ना उन्होंने भाजपा को कहीं कटघरे पे रखा है, ना ही उन्होंने कहीं पर व्यक्तिगत रूप से कोई आकांक्षा अपेक्षा। मेरे ख्याल से ये पहला कार्यक्रम होगा जो उनकी व्यक्तिगत अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पे हो रहा है। और मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है चक्रव्यूह है क्या। अभी तो चक्रव्यूह में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। अगर अजय बिश्नोई ये लिख रहे हैं कि महाकौशल और विंध्य को अब खुश रहना होगा, खुशामद करते रहना होगा, दो क्षेत्र विशेष जो भाजपा के साथ खड़े दिखाई दिए 2.5 साल पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में, जब पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ लहर बह रही थी, उसका प्रतिफल इस रूप में है। ये अजय बिश्नोई व्यक्त कर रहे हैं। खुशामद करते रहना होगा, ये अपने क्षेत्र के लिए उनकी टिप्पणी है। हितेश वाजपेयी जैसा बुद्धिमान व्यक्तित्व, विवेकवान व्यक्तित्व कह रहा है कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है, इसमें आपत्तिजनक क्या है, इसमें व्यंग क्या है, इसमें कटुता क्या है, इसमें नाराजगी क्या है। तो फिर नाराजगी को कैसे व्यक्त करते हैं हितेश जी? देखिए, वो तो बहुत मुखर है। यदि वो नाराज होते तो सीधे ही कह देते। आप लोग सब इस बात पे भी सहमत हैं कि वो सीधे बहुत मुखर है, सीधे कह देते। तो मुझे लगता है मैं इसमें कोई नकारात्मकता नहीं देखता हूँ। फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन, खुशामद, बिल्कुल खुशामद तो करना चाहिए। लेकिन राजनीति में आप खुशामद नहीं करोगे तो कितनी योग्यता हो आपकी।
जी। तो भाई ये तो सामाजिक सरोकारों का क्षेत्र है और विनय जी तो बहुत अच्छे से जानते हैं, विनय जी कम काबिल है। तो हितेश जी ने अपेक्षा जाहिर कर दी अजय बिश्नोई को खुशामद करनी हो गई। अगर उन्हें इस चक्रव्यूह को भेदना है तो खुशामद के रास्ते पर जाना पड़ेगा। तो विनय सक्सेना जी, आपके क्षेत्र के वरिष्ठतम विधायक के संदर्भ में भाजपा की तरफ से यह मशवरा आया है कि खुशामद के रास्ते पर अजय बिश्नोई को जाना चाहिए। इत्तेफाक रखते हैं आप इस सुझाव के संदर्भ में? देखिए, मशवरा आया है जी, ये तो बाद में आया है ना, अभी आज आ रहा है जी, लेकिन ये तो अजय बिश्नोई जी पहले ही कह चुके जी, कि महाकौशल को खुशामद करना रहना पड़ेगा और खुश रहना पड़ेगा। जी, मतलब अब भगवान भरोसे महाकौशल रहेगा, जी, राजनीतिक तौर से कोई अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं होगा। जी, और विंध्य में भी आप देखिए, अगर विधानसभा अध्यक्ष जरूर आदरणीय गिरीश गौतम जी बने हैं जी, लेकिन वहां पे जो और काबिल लोग हैं उनको दरकिनार कर दिया गया। जी, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी में जो सौदेबाजी से सरकार बन गई तो जी। ये इतने आंतरिक दबाव में है कि उनको चंबल और बुंदेलखंड से आगे बढ़ के कुछ दिखता ही नहीं। जी, और विकास के रास्ते की अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मालवा का हमेशा वर्चस्व रहा है, जी, ग्वालियर का भी अब वर्चस्व हो गया, जी, विकास के पूरे बजट जो है उसी तरफ खर्च हो रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के खास तौर से महाकौशल अंचल के एक एक आम नागरिक को सोचना होगा जी, कि महाकौशल की जिस तरह से उपेक्षा की जा रही है उसका जवाब आम जनता को देना पड़ेगा, सरकार को। जी। और आप देखिएगा आने वाले समय में, एक समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक कैबिनेट की बैठक जिंदगी में जो पहली बार हुई जी। इतिहास में, वो जबलपुर शहर में हुई शक्ति भवन में। जी, वो कांग्रेस की जो महाकौशल का महत्व है उसको साफ साफ उन्होंने इंगित किया, बल्कि एक मील का पत्थर साबित कर दिया। लेकिन उसके बाद महाकौशल को दुधारू गाय समझ के भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किनारे लगाया है, मेरा ये मानना है ये महाकौशल के लोग हो सकता बहुत ज्यादा बोल नहीं रहे हो, बोले तो हैं, मुखर भी हैं जी, लेकिन ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, ये परिणाम दिखाएगा भारतीय जनता पार्टी को। और मैं तो उम्मीद करता हूं महाकौशल के एक एक व्यक्ति से, नागरिक से, जी। कि इसका दंड भारतीय जनता पार्टी को मिलना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को तो जो दंड मिलेगा या पुरस्कार मिलेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है विनय जी कि भाजपा कई बार कांग्रेसियों के संदर्भ में ये कोशिश करती रहती है कि वो भाजपा की ओर रुख करें, गलत पार्टी में बने हुए हैं, आदमी ठीक हैं, भाजपा में आएंगे, सही पार्टी, सही आदमी, सही जगह। अजय बिश्नोई के संदर्भ में आपको लगता है कि भाजपा में जितनी उम्र जीनी थी उन्होंने जी ली, अब उन्हें भाजपा से इतर कांग्रेस में कोई संभावना देखनी चाहिए? क्योंकि भाजपा में ना तो उनके लिए सम्मानजनक स्थान है ना ही सम्मान है। क्या कहते हैं? आता हूं हितेश जी आपके पास में, पहले एक बार विनय जी की टिप्पणी ले लूं। कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में अभी ऐसे कोई दरवाजे खोल के नहीं रखे, वरना कांग्रेस की सौदेबाजी की परंपरा रही है। और खास तौर से कमलनाथ जी की जहां तक मैं बात करता हूं, कमलनाथ जी ने तो साफ कहा है कि अगर मुझको सरकार बनाए रखना होता तो मैं सौदेबाजी कर लेता, लेकिन मैंने सौदेबाजी की तरफ सोचा ही नहीं, जिसका परिणाम है हमारी सरकार गई। और वर्तमान में भी कांग्रेस में अच्छा हुआ जो लोग जाने वाले थे, जिन लोगों के मानसिकता या जिनका जो चरित्र था वो सबके सामने है। और आज अगर कांग्रेस पार्टी में वो लोग बचे जो सिर्फ कांग्रेस और देश की जनता या आम नागरिक के हित पे सोच रहे हैं, तो हम लोग का मानना है कि हम इस बारे में कोई ना चिंता कर रहे हैं। और दरवाजों की बात है तो ये माननीय कमलनाथ जी या अजय बिश्नोई जी जिनके बारे में आपको बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए। वैसे ऐसी कोई स्थिति मुझे दिखती नहीं है, ना कोई ऐसी स्थितियां हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्माण की जा रही। तो आपका क्या मानना है, अजय बिश्नोई जैसे शख्स के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है, या अजय बिश्नोई के मन में कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है जिसके कारण आपको कोई संभावना नहीं दिख रही है? ना, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अजय बिश्नोई जी वरिष्ठ नेता हैं जी, वो जो कोई निर्णय लेंगे वो अपने हिसाब से लेंगे, अपने भविष्य के हिसाब से लेंगे जी। कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई प्रयास और कांग्रेस पार्टी में अभी ऐसा कोई अपने तरफ से रास्ता चुनने की स्थिति नहीं है, ना माननीय कमलनाथ जी सौदेबाजी में विश्वास करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसी कोई पहल ऐसी कोई पहल नहीं देख पा रहे हैं विनय सक्सेना जी। लेकिन हितेश वाजपेयी जी कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे थे जब हमारा संवाद चल रहा था विनय सक्सेना जी के साथ, तो एक बार हितेश जी की टिप्पणियों को सुनते हैं, फिर चैतन्य जी के पास में रुख करते हैं। जी हितेश जी। हिमांशु जी, आपका सुझाव बहुत क्रांतिकारी रहा और रोचक भी है और शायद इस पूरे आयोजन का जो कार्यक्रम का मैं सिरा ढूंढ रहा था कहाँ है, तो उसके लिए त्रिपाठी जी को बधाई देता हूँ। पर कांग्रेस ने भी इसको खारिज कर दिया और अजय बिश्नोई जी की तरफ से मैं भी खारिज कर देता हूँ।
जी। तो मैं समझता हूं कि वो हमारे बहुत जो आज जिस भाजपा की जो हमारी सरकार और हमारी पार्टी खड़ी है उसकी नींव के पत्थर है। बहुत मजबूती से उन्होंने इस पार्टी को यहाँ तक लाने में, आपने ही बताया, लंबा वो किया है। तो मैं नहीं समझता कि हमारे इस चक्रव्यूह के आपकी इस चर्चा को हम उस स्तर तक ले जा सकते हैं। आज भी मैं उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। आप उन्हें नींव का पत्थर ही बनाए रखना चाहते हैं। लाख लोग हजरत रखें, वो खुद भी हजरत रखें कंगूरे का हिस्सा बनने की, पर ऐसी कोई संभावना आप भी देख नहीं पा रहे हैं। वो रहे हैं हमेशा। अभी तो आपने नींव का पत्थर बनाया है सर, लेकिन पार्टी ने आधा दर्जन से अधिक मंत्रालय उनको दिए हैं, आपने ही खुद बताया है, और ये हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि कभी वो शिखर पर या शिखर पुरुष के रूप राज्य मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। बहुत बुद्धिमान और बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जी। इस व्यंग को तो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि सौभाग्य मिला है, राज्य मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। इससे ज्यादा व्यंग कोई हो नहीं सकता। दूसरी चीज, अजय विष्णु की जो बात कही कि खुशामद करते रहना चाहिए, तो जब वो ये समझ रहे हैं इस बात को कि राजनीति में खुशामद करना जरूरी है, तो मुझे लगता है कि फिर इस तरह के विद्रोही तेवर अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको भी उसी रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पे दूसरे राजनेता चल रहे हैं और पद पा रहे हैं। तो अगर अजय विष्णु जी ये मानते हैं कि हमें खुश रहना है और हमें खुशामद करते रहना है, तो मुझे लगता है कि जो इस तरह की जो टिप्पणियां हैं वो उनके लिए नुकसानदेह हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का विद्रोह या इस तरह की बातें पसंद नहीं की जाती है। एक अनुशासित पार्टी, कांग्रेस की बात अलग है कि वहां आदमी कोई भी कुछ भी कह देता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो एक अलग बात है कि माना अग्रवाल पे पता नहीं कैसे कार्रवाई हो गई, बाकी बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कही, कभी उस पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस बात को बहुत गहराई से देखा जाता है। और आपके अजय त्रिपाठी की जो रिपोर्ट थी कि वो अपनी सियासत को रियासत में बदल देते थे, एक ये भी कारण है क्योंकि संगठन मंत्री बहुत महत्वपूर्ण होता है भारतीय जनता पार्टी में। मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए, इसमें अगर वो इस तरह की बातें नहीं करते थे और अपनी मर्जी से चलाते थे, तो मुझे लगता है कि अब भविष्य में बहुत ज्यादा उनका कोई बहुत उज्ज्वल भविष्य दिखता नहीं है। ये बात जरूर है कि हितेश वाजपेयी जी ने इस बात की संभावना व्यक्त की है कि अगर उनका भूत अच्छा रहा तो भविष्य भी अच्छा होगा। एक प्रवक्ता के नाते उनका सोचना ठीक है और एक वरिष्ठ नेता के नाते उनका ये सोचना ठीक है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि अब इस तरह का कोई बड़ा पद उनको मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ चैतन्य जी, मैं एक सवाल करता हूं आपसे। हमारे यहाँ कई बार ये कहावत में कहा जाता है कि इतिहास अपने को दोहराता है, तो क्या अजय विष्णु एक बार फिर अपने आप को दोहराने की तैयारी में है? 1984 में ओंकार तिवारी की टिकट मिलने के बाद अजय विष्णोई ने अपने आप को राजनीति से विड्रॉ कर लिया था। 6 साल तक वो राजनीति से बाहर रहे। 1990 में वापसी किए और फिर एक मुकाम हासिल किए। क्या वर्तमान स्थितियों को लेकर भी अजय विष्णोई ने तय कर लिया है कि अगर महज एक सामान्य विधायक रहना है तो मैं इसके लिए तैयार नहीं, इससे तो विधायक ना रहना भी ठीक है, पर अपने तेवर के साथ रहना है? क्या उन्होंने वापस इतिहास को दोहराने की ओर कदम बढ़ाए हैं? नहीं, ये बात तो सही है कि वो अपने तेवर में कहीं कोई कमी नहीं ला रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि राजनीति में आपके विरोधी आपके हर कदम पे निगाहें रखते हैं। अभी धीरज पटेरिया जो एक विद्रोही नेता के रूप में शरद जैन के खिलाफ खड़े हुए थे, अब वो उनके संरक्षक, उनकी एक तरुण क्रांति पार्टी बनाई, उन्होंने संस्था बनाई है, उसके वो संरक्षक हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये बात भी ऊपर तक पहुंचाई जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का एक विद्रोही नेता है जिसने शरद जैन के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उसके साथ अगर संरक्षक के रूप में अजय विष्णोई हैं, तो कहीं ना कहीं वो कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें भी ऊपर पहुंचाई जाती है। मुझे लगता है कि अजय विष्णोई ने ये तो तय कर लिया है कि अब उनको अपने तेवर ढीले नहीं करना है। अब जो कुछ होगा देखी जाएगी, क्योंकि विधायक कुल मिला के तेवर ढीले नहीं करना है। युद्ध के लिए उन्होंने अपनी तरफ से शस्त्र निकाले हुए हैं। अब शस्त्र से वो अपनी सेना के सर काटेंगे या दुश्मन के, कहना मुश्किल है। लेकिन हितेश जी कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, एक बार उनकी टिप्पणी सुनते हैं, फिर अजय त्रिपाठी जी की ओर रुख करते हैं। जी हितेश जी। हिमांशु जी, बस मैं एक बॉटम लाइन कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता भी डिस्कशन को देख रहे होंगे जी, कि देखिए राजनीति में विशिष्टता होती है, विशिष्टता लेकिन व्यक्ति का गुण है जी, और संगठन व्यवस्था से चलते हैं जी। तो कभी कभी आप व्यवस्था और विशिष्टता को एक तराजू में नहीं रख पाते हैं, लेकिन उस विशिष्टता को हमेशा व्यवस्था का सम्मान करना होता है। तो मुझे लगता है कि ये साथ साथ चलने वाली चीजें हैं और दोनों का अपना स्थान है। लेकिन राजनीतिक निर्णय, फिर मैं कह दूं, व्यवस्था से होते हैं, और व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं वो पदेन हुआ करते हैं। और हमारे यहाँ थोड़ा सा ये ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था कम है। तो व्यवस्था के प्रति सम्मान, विशिष्टता को रखना होता है। तो अजय विष्णोई जो एक विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, वो व्यवस्था का सम्मान नहीं कर पा रहे, ये हितेश वाजपेयी जी का कहने का आशय है? क्योंकि आपने कहा कि बहुत से लोग देख रहे हैं, तो एक स्पष्टता आनी चाहिए, या इससे इतर कुछ और समझाना चाहते हैं तो कृपया वो समझाएं।
मैं बता देता हूँ हिमांशु जी, इसमें मैं उदाहरण अपने ही लेना चाहूंगा, क्योंकि हर विशिष्टता व्यक्ति का अपना गुण होता है या दुर्गुण होता है, जो भी आप जिस रूप में लें। तो मैं यदि सोचूं मैं विशिष्ट हूं, तो जरूरी नहीं है कि मैं व्यवस्था में अपना हिस्सा पा ही पाऊं, क्योंकि व्यवस्था का अपना सम्मान और अस्तित्व होता है। तो मुझे विशिष्ट रूप में उस व्यवस्था में भी अकोमोडेट होते आना होगा। ऐसे ही दुनिया चलती है सर। तो थोड़ा सा रोशनी डालें, उस व्यवस्था का आप हिस्सा हैं, सम्मानीय प्रवक्ता हैं पार्टी के। ये कैसी व्यवस्था है जिसमें इतने विशिष्ट व्यक्तित्व को, इतने विशिष्ट प्रदेश के व्यक्तित्व को कोई स्थान देने की गुंजाइश नहीं निकलती है? थोड़ा इसमें रोशनी मिलेगी हितेश जी। महाकौशल क्षेत्र उड़ नहीं पा रहा है, फड़फड़ा रहा है, ऐसा भाजपा क्यों कर रही है महाकौशल के साथ? समझ नहीं पा रहे हम लोग, आप ही समझाएं, क्योंकि आप उस पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता है। ये आपकी क्यूरियोसिटी है, व्याकुलता है, और आपका प्रश्न है, तो मैं निजी रूप से आपको बता सकता हूं, पर आजकल इस काम की फीस लेता हूं मैं। जी, कमाल है। हमें पहली बार पता चला कि भाजपा के प्रवक्ता जो है आजकल पार्टी की विशेषता बताने की भी फीस लेने लगे। ये पहली जानकारी है जो इस कार्यक्रम में सार्वजनिक हो रही है। पर मैं अजय त्रिपाठी जी के पास लौटता हूं और इस सवाल का उत्तर बगैर फीस के ही अजय त्रिपाठी से लेने की कोशिश करता हूं। अजय जी, आप समझ पा रहे हैं, महाकौशल और अजय विश्नोई के साथ ऐसा व्यवहार करके भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्या जाहिर करना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, क्या सार्वजनिक तौर पर अभिव्यक्ति है इस फैसले के पीछे? हिमांशु जी, थोड़ा सा मैं सबकी बातों को एडजस्ट करना चाहूंगा। जो बात करी थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जितना हम लोग समझते हैं बहुत अलग टाइप का संगठन है जी। और ये संगठन हमने देखा है कि विशिष्टता को व्यवस्था के आगे बने रहना होता है। शंकर सिंह वाघेला 1 मिनट में बाहर कर दिए गए थे, कल्याण सिंह 1 मिनट में बाहर कर दिए गए थे, उमा भारती 1 मिनट में बाहर कर दी गई थी। एक बड़ा लंबी फेहरिस्त है जी। लेकिन अब बदलाव आ रहा है, विशिष्टता के आगे भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था घुटने टेकती है जी। आपने भी देखा 2003 में उमा भारती की अगुवाई में सरकार बनना भाजपा की व्यवस्था के साथ उमा भारती की विशिष्टता थी, और पूरी व्यवस्था ने उसके आगे घुटने टेके। भारतीय जनता पार्टी में नियम है कि पहली बार का एमएलए कभी मंत्री नहीं बनेगा। अलका जैन 1 जी, राजेंद्र शुक्ला 2, तीसरा चलिए अर्चना चिटनीस जी। आप कम से कम आधा दर्जन मंत्री ऐसे जिनको की ना कप्तान सिंह सोलंकी उस समय के कद्दावर संगठन महामंत्री, उस समय के पार्टी अध्यक्ष कैलाश जोशी जी, भाजपा का संगठन कोई नहीं करता था। पूरी संघ भी तैयार नहीं था कि प्रथम वर्ष में जो जीत कर आए हैं उनको मंत्री बनाया जाए। लेकिन व्यवस्था ने विशिष्टता के आगे घुटने टेके और 5-5, 6-6 लोग मंत्री बने। उमा भारती ने करके बनवाया। उमा भारती, मुझे याद अच्छे से, जब पहला विस्तार हो रहा था 3 बजे के लगभग विधानसभा का लंच हुआ था, 3 बजे जब बैठक हुई थी तो कप्तान सिंह सोलंकी तक को नहीं पता था कि कैबिनेट विस्तार में किस किस को लिया जा रहा है। पर बाद में सब राजभवन गए। तो वही चीज है, अगर किसी व्यक्ति में विशिष्टता है तो व्यवस्था को संदर्भ होना पड़ेगा। और अजय बिश्नोई में जो भी खामियां हैं, जो भी समस्याएं, हम सब लोग मान रहे हैं कि अजय बिश्नोई में जो भी खामियां हैं, उनकी बाचालता है, उनका बहुत तेजी से बोलना होता है, उनकी तल्ख मिजाजी होती है, उसके बावजूद उनके अंदर विशिष्टता है। तो व्यवस्था को थोड़ा सा संकुचित होना चाहिए। और अजय बिश्नोई जैसे व्यक्ति के अंदर मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर यही चलता रहा तो जैसा विनय सक्सेना जी कह रहे हैं कि अगर ये भाजपा कांग्रेस का स्टाइल दिखा और नगरीय निकाय के चुनाव में अगर थोड़ा सा भी बीजेपी को कष्ट वहां से करंट लगा जी, तो व्यवस्था बदलेगी और विशिष्टता का सम्मान होगा, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। अजय बिश्नोई तो आने वाले समय के लिए संभावना देख पा रहे हैं अजय त्रिपाठी, लेकिन विनय सक्सेना जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, उनकी बात भी सुनते हैं। हितेश जी को भी लगा था कुछ कह लेना चाहिए, तो उनकी बात भी सुनेंगे, पर पहले विनय सक्सेना जी से। जी विनय जी। हितेश जी की तो बात सबने सुन ली। विशिष्टता, व्यवस्था, ये कुछ भी कह ले, भारतीय जनता पार्टी में समय देख के सबका उपयोग किया है और बाद में उसको कचरे के डब्बे में डाला है। यही हालात जो अभी चंबल में आपने देखी क्या हुआ, सौदेबाजी करके सरकार बनाने के लिए सबको दरकिनार कर दिया गया। पहले बार के विधायकों में अलका जैन ही नहीं, संजय पाठक जी को ही बनाया गया था। एक और उदाहरण है आपके सामने, और उनका कैसा उपयोग करा और बाद में उनको कहां रखा, ये आप सबके सामने जग जाहिर है। मैं ये कहना चाहता हूं कि महाकौशल में को जो आपने 2M दर्जा दे दिया, अजय बिश्नोई जी तो ठीक है, क्या जबलपुर और उसके आसपास कोई भी विधायक ऐसा नहीं है जिसको महाकौशल में महत्व देके मंत्री बनाया जाए? या सिर्फ आपके सौदेबाजी, जैसा उन्होंने कहा, अनुबंध था, सौदेबाजी थी, और उनके साथ जो आपने समीकरण बैठाले, जो हमारे विद्रोही लोग कांग्रेस के आपके यहाँ गए, क्या सरकार सिर्फ उसी के भरोसे चल रही थी? और पार्टी में डिफरेंस कहाँ है? पार्टी में व्यवस्था है कहाँ है? ये विनय जी का सवाल है। बोला अजय बिश्नोई को नहीं मना रहे,
पर आसपास और भी कई सम्मानीय विधायक मौजूद है भाजपा के, उन्हें भी कौन सा सम्मान या स्थान दे रहे हैं। हितेश जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, आपकी बात सुन लें। मौके देख के आप उपयोग कर रहे हो सबका। जी माननीय अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के साथ क्या किया इस पार्टी ने? जी जी हितेश जी, जिस सत्ता परिवर्तन और उस एपिसोड की ओर विनय जी जान रहे हैं, आप एक घंटा चर्चा रखिएगा, हम उस पर बोलेंगे जी। वो बार बार विषयांतर कर रहे हैं जी। और दूसरी बात देखिए, मैं जो कहना चाहता हूँ हिमांशु जी, अजय विश्नोई जी का करियर बहुत अच्छा रहा है, बहुत विशिष्ट व्यक्ति है, इसमें कोई दो मत नहीं, हम सब एक मत है। लेकिन जो त्रिपाठी जी ने कहा है कि उनमें ये कमियां हैं या खामियां हैं, ना मेरी हैसियत है, ना मेरा इस पैनल पर बैठकर ये काम है कि मैं ऐसी किसी भी बात को एंडोर्स करूं, ना ये शोभा देता है। तो मुझे लगता है उन बातों से मुझे मुक्त रखिएगा। तो मेरा बहुत विनम्र निवेदन आप लोगों से है, आपका कार्यक्रम अपनी जगह है, और बल्कि मैं सीरियसली इस बात को कह रहा हूं कि वाकई में उनके अंदर जो खूबियां हैं उसका अभी भी बहुत उपयोग है और होगा आगे। मैं उसको देख भी पाता हूँ। आप चाहे कितनी चुनौतियों में से उनके वर्तमान को देखते हो, वो गुजर जाएंगे एंड ही विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। तो इस बात को मैं बहुत सीरियसली एंडोर्स करना चाहता हूँ। और व्यवस्था और विशिष्टता, त्रिपाठी जी एक दूसरे के विरोधी नहीं होते, ये घुटने उठने टेकने वाली बात थोड़ी ना होती साहब। हम बताते हैं आपके घुटने टेकने की कहानी को, उन्होंने तो 15 साल पुराने उदाहरण से बताया, हम तुरंत का उदाहरण बताते हैं। आपकी पार्टी रीति नीति बनाती है 75 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। बाबूलाल गौर, भोपाल की शान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, घर बिठा दिए जाते हैं उम्र के आधार पर। और वही भारतीय जनता पार्टी केरल में 88 वर्षीय मेट्रोमैन श्रीधरन को उम्मीदवार बना रही है। किस लिए? ये कौन सी विशिष्टता है और ये कौन सी व्यवस्था है? आपकी पार्टी परिवारवाद की विरोधी है। परिवारवाद से तो हमारा वास्ता ही नहीं है। मुकुल राय को भी टिकट दे रही है, जो सांसद हैं, मुकुल राय के बेटे को भी टिकट दे रही है बंगाल में। कैसी विशिष्टता, कैसी व्यवस्था? थोड़ा रोशनी डालें हितेश जी। इतना पार्टी के संदर्भ में गर्वित होते हैं, मध्य प्रदेश में जब फैसले होते तो बताते हैं कि ये हमारी पार्टी है। कांग्रेस में संभव है? अब जो कुछ हो रहा है ये केवल भाजपा में ही संभव है। देखिए हिमांशु जी, राजनीति होती है जो होती है बहुत व्यावहारिक विषय हुआ करता है। आप सब लोग बहुत सीनियर लोग हैं, सब इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि विशिष्टता और व्यवस्था में टकराव नहीं हुआ करता। व्यवस्था और विशिष्टता जितने समन्वय के साथ में चलती है, जब व्यवस्था विशिष्टता को अकोमोडेट करती है और विशिष्टता भी व्यवस्था का सम्मान करती है, तो दोनों साथ साथ चलते हैं। ये घुटने उठने देखते भाई, कहीं पर यदि व्यवस्था बनी और हमने पुराने नियम को छोड़ के नई बातों को अंगीकार किया, या हमारी परिस्थितियां बंगाल में अलग है, कर्नाटक में अलग है, मध्य प्रदेश में ये होती है। आप जबरदस्ती हमको भाई 2 फीट की पैंट क्यों पहनाना चाहते हो? हम कभी नहीं पहनाना चाहते। आप ही बताते हैं कि आप सिद्धांतों पर बड़े अड़िग हैं। ये तो अब हितेश जी ने बताया कि सिद्धांत विद्धांत अतीत की बातें हो गई, अब हम व्यवहार पर अड़िग हैं। तो व्यवहार के तहत आप कर रहे हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चैतन्य जी, मैं वापस आपके पास लौटता हूं और आपसे जानने में दिलचस्पी रखता हूं कि अजय विश्नोई के भविष्य को महाकौशल में बैठकर आप आने वाले समय के लिए किस रूप में देख रहे हैं? क्या अजय विश्नोई अब अपना राजनीतिक जीवन संपूर्ण कर रहे हैं इस बागी तेवर के साथ, या एक नई पारी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं? जैसा आपने बताया धीरज बटेरिया के संगठन के संरक्षक बन रहे हैं, क्या उसके माध्यम से कोई नई कहानी रचने की कोशिश? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई नई कहानी रचने की कोशिश होगी जी। अब उनको ये लगता है कि अब जो कुछ भी हो चुका है वो हो चुका है, और उन्होंने जिस तरह के तीखे तेवर दिखाए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के लोगों को कोई ज्यादा बहुत स्थान होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी मजबूरी ये है ना हिमांशु जी, के जो सिंधिया गुट है उनके लोगों को एडजस्ट करने के कारण ही बहुत से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, जिनको हो सकता है कि पार्टी बनाना चाहती हो मंत्री या उनको पद देना चाहती हो, लेकिन मजबूरी ये है कि जो सत्ता में जो लोग लेके आए हैं उनको एडजस्ट करना सबसे पहली प्राथमिकता। चैतन्य जी, मैं फिर रोकता हूं। आप राजनीति में, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप केवल मंत्री ही बनेंगे और इसी के माध्यम से माना जाएगा कि आपको स्थान या सम्मान मिला है। अजय विश्नोई जैसा शख्स जिसने संगठन के स्तर पर भी काम किया, अपने आप को साबित किया, उसको भारतीय जनता पार्टी की पूरी व्यवस्था में संगठन के स्तर पर ना प्रदेश में ना देश में कोई स्थान मिल रहा है। भाजपा का प्रदेश कोर ग्रुप है, उसमें अजय विश्नोई नहीं पाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति पिछले इतने सालों में बनी, अजय विश्नोई को स्थान नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जब वो एक बार प्रदेश मंत्री रहे, उसके बाद से उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। आपसे सवाल है,
भाजपा के संगठन के स्तर पर अजय बिश्नोई को इस कदर खारिज करने के मायने, वो भी तब जबकि महाकौशल से राकेश सिंह को भी प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर बिठाया गया। हाँ, देखिए ये बात सही है कि राकेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अजय बिश्नोई को किसी पद पे नहीं रखा गया है। उनको संगठन में इसलिए नहीं रखा जा सकता उनको कि वो इतने बड़े नेता हैं, उनका कद इतना बड़ा है कि उनको ऐसा नहीं है कि विष्णु शर्मा जी के बीडी शर्मा जी के नीचे कोई पद दिया जाए। तो ये भी एक कई बार संकट हो जाता है कि इतना सीनियर व्यक्ति अगर है तो उसको हम कैसे एडजस्ट किया जाता है। कई बार ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसलिए अगर संगठन में उनको नहीं लिया गया तो उसके पीछे ये कारण भी हो सकता है। लेकिन ये बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आ जाते हैं, बाहर से आ जाते हैं या जो उनके अपने लोग रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं अगर वो इस तरह का व्यवहार करते हैं, कहीं से थोड़ा सी भी तलखी दिखाते हैं, तो उनको फिर ज्यादा महत्व दिया नहीं जाता। लेकिन कुल मिलाकर हम बातचीत के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचे तो साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति का यह योद्धा वाकई एक कठिन लड़ाई में फंसा हुआ है, जिसके अंतर्गत समस्या यह है कि उनके इर्द गिर्द में चक्रव्यूह दुश्मनों के द्वारा नहीं बल्कि अपनों का ही रचा हुआ है। इस चक्रव्यूह को वो भेदेंगे कैसे, ये जानने में दिलचस्पी आपकी भी है और हमारी भी है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। अजय बिश्नोई की शख्सियत को व्यक्त करते हुए हमारी एक आखिरी रिपोर्ट भी बाकी है। देखिए वो आखिरी रिपोर्ट और मुझे दीजिए याद। सादा प्रणाम। अजय बिश्नोई सिर्फ प्रारब्ध के भरोसे बैठ जाने वाले नेताओं में नहीं है। वे बेहद जुझारू हैं और उम्मीद की अंतिम किरण तक संघर्ष करते हैं, लेकिन समझौता नहीं कर पाते हैं और तल्ख अंदाज में प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए सियासत के तराजू में उनकी सफलता और विफलता का पलड़ा लगभग बराबर होता है। कई बार उनका सच बोलना भी सफलता वाले पलड़े के झुकाव को कम कर देता है। जब उन्हें 1984 में पहली बार विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरने को कहा गया तो उन्होंने सच बोला कि उनकी आर्थिक स्थिति चुनाव लड़ने लायक नहीं है, इसलिए अभी वो संगठन में काम करना चाहते हैं। इस पर उनकी जगह पार्टी ने जब ओंकार तिवारी को टिकट देकर मैदान में उतार दिया तो बिश्नोई ने फिर सच बोला कि गुंडे को टिकट क्यों दे रहे हो। इस सच से उन्हें हासिल कुछ नहीं हुआ। वो सभी पदों से इस्तीफा देकर नेपथ्य में चले गए और ओंकार तिवारी विधायक बन गए। इसके बाद 1993 में जब फिर टिकट की बारी आई तो उन्होंने सच बोल दिया कि वो जबलपुर मध्य से जीत जाएंगे। इसके चलते जबलपुर मध्य से उनका आवेदन खारिज कर उन्हें मझौली से टिकट दे दिया गया। वहां वो 339 वोटों से चुनाव हार गए। कालांतर में जब वो सरकार का हिस्सा बने तो सच बोला कि बिजली के मामले में अपनी पकड़ के चलते वे ऊर्जा मंत्रालय को बढ़िया कर देंगे। इसके चलते उन्हें मंत्री के रूप में कई विभाग मिले, लेकिन ऊर्जा विभाग कभी नहीं मिला। वो जब 2007 में आयकर के छापों में फंसाए गए तो सीएम हाउस जाकर सच बोलाए थे। परिणाम स्वरूप उनका मंत्री पद से इस्तीफा हो गया। तब भी अजय बिश्नोई झुके और रुके नहीं। इस्तीफा देकर सीएम हाउस से निकले तो आधा घंटे बाद ही सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सरकारी सहयोगी सरकार के हवाले कर जबलपुर के रास्ते पर थे। भोपाल में सत्ता और सियासत के गलियारों में उनकी इस तलखी के किस्से भर गूंजते रह गए। इसके चलते छापा मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद भी मंत्री पद वापस नहीं मिला। जब 2008 में फिर जीत कर आए तो 1 साल के इंतजार के बाद मंत्री बन पाए, लेकिन विभाग ऐसे दिए गए जिनमें वे बहुत अच्छी छवि न बना पाए। अपनी आदतों के चलते बिश्नोई जबलपुर में पार्टी के लगभग सभी बड़े नेताओं के विरोधी हो गए और इसके चलते 2013 का चुनाव हार गए। करीब 5 साल पूरी तरह हाशिए पर रहे। वो 2018 में फिर जीते तो भाजपा की सरकार नहीं बनी। करीब 1.5 साल बाद सरकार बनी तो सियासी गणित के चलते वे मंत्री नहीं बन पाए। इसके बाद उनका सच बोलने का स्वभाव फिर कुलाचे भरने लगा। जिलों के प्रभारी मंत्री नहीं बनाए जाने पर उन्होंने तीखी टिप्पणी की। यहाँ तक कि शिवराज सिंह को जबलपुर का प्रभारी मंत्री बनने का सुझाव भी दे दिया। विंध्य और महाकौशल को सरकार में प्रतिनिधित्व कम मिला तो बिश्नोई फिर सच बोल पड़े कि विंध्य और महाकौशल फड़फड़ा रहे हैं। इसके चलते अजय बिश्नोई आज भी हाशिए पर हैं और चक्रव्यूह में उलझे हैं। अब तो विरोधी दल वाले भी कहने लगे हैं कि बिश्नोई को सच बोलने की सजा मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अजय बिश्नोई जैसे नेताओं की बेचैनी समझ में आती है, क्योंकि वह इस क्षेत्र के विकास और उसकी जो है संप्रभुता के साथ जुड़ी हुई है। सियासत को समझने वाले मानते हैं कि अजय बिश्नोई का नुकसान दूसरों ने कम और उन्होंने खुद ज्यादा किया है। अपनी विजनरी वाली छवि को और बेहतर बनाने के लिए वो मौका लगते ही अपनी लकीर को तेजी से बड़ा करने लगते हैं। नवकरणीय ऊर्जा जैसा छोटा विभाग भी मिला तो सोलर पावर प्लांट की बड़ी योजनाएं आनन फानन में बना डाली।
पशुपालन और मछली पालन जैसे विभाग मिले तो वेटनरी यूनिवर्सिटी मंजूर करवाकर जबलपुर में खुलवा दी। सांची दुग्ध संघ उनके कार्यकाल में फायदे में आया। फिशरीज कॉरपोरेशन को उन्होंने फायदे का निगम बना दिया। ये सब ठीक किया तो इन संस्थानों को अपने अनुसार चलाने पर अड़ गए। ऐसा उन्होंने कई बार किया। इसके चलते उनकी इस आदत को अदावत मान लिया गया। खामियाजा हर बार अजय बिश्नोई को भुगतना पड़ा। उनकी तल्ख मिजाजी को हिमाकत करार दे दिया गया और उनकी गिनती नाफरमानों में होने लगी। ये बात अलग है कि भाजपा उन्हें आज भी बड़ा और कद्दावर नेता मानती है। आदरणीय अजय बिश्नोई जी की कुशलता, उनके अनुभव, उनकी योग्यता से संगठन को लाभ होता है, सरकार को लाभ होता है। जनप्रतिनिधि के नाते जो उनके इनपुट होते हैं, उन इनपुट के आधार पर गवर्नेंस में भी मदद मिलती ही है। अजय बिश्नोई अगर अपनी दो टूक कहने की आदत को बदल ले तो शायद बहुत कुछ बदल जाएगा। उनके विजन और विजडम पर भरोसा करने वालों को भी उनका तल्ख अंदाज अखर जाता है और वो उस चक्रव्यूह का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें अजय बिश्नोई उलझे होते हैं। इसलिए उनके लिए ये कहना ही ठीक होगा कि इतना सच बोल कि होठों की तबस्सुम ना बुझे, रोशनी खत्म ना कर आगे अंधेरा होगा। अजय